हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें शामिल होगा रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं निवारण। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रक्त समूह, रक्तादान और आरएच फैक्टर। ये वाला टॉपिक आपके एलडीसी, स्टेनोग्राफर, महिला सुपरवाइज़र एंड हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट और पशु परिचर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि असहज महसूस करना या फिर स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही क्या है, रोग है। तो इसके लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी, वो है WHO। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही हेल्थ डे मनाया जाता है। और WHO का हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। तो ये इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि भाई इसकी संस्था कौन सी है, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है और हेल्थ डे कब मनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रोगों के प्रकार। तो रोग के प्रकार को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, जो एक है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। और उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। अब उपार्जित रोग को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग तो वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। मीडियम इनका कोई भी हो सकता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ। इनकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक रोगी से दूसरे रोगी में नहीं फैलता है, जैसे मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अब हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोगों के प्रकार। असंक्रामक रोगों के प्रकार में दिया गया है हासित रोग। ये विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, जैसे हृदय रोग। और हीनताजन्य रोग, ये विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है, जैसे रिकेट्स, मरासमस, पेलाग्रा आदि। एलर्जी होती है, ये किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होता है। कैंसर, ये रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। आनुवांशिक रोग, ये आनुवांशिक कारणों के कारण होता है, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। अब आते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है। इसमें होता है होंठ का कटना, विदीर्ण तालु, पाँव का फीरा होना आदि जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। जन्मजात रोग निषेचित अंडाणु की गुणसूत्रीय संरचना में कमी या गर्भाशय स्थित शिशु पर आघात पहुंचने के कारण भी होता है। गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण मंगोलिज्म, हृदय विकृति के कारण नील शिशु का जनन, तंत्रिका की असामान्यता के कारण स्थानिक अधरांगता आदि, ये किस में आते हैं? ये आते हैं जन्मजात रोग में। तो इसमें नॉर्मल सी बात दी हुई है कि एलर्जी क्या होती है, कैंसर किससे होता है, हासित रोग किससे होते हैं, हीनताजन्य रोग किससे होते हैं, आनुवांशिक रोग क्या है। अब हम चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया। अब देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ बैक्टीरिया और वायरस के बारे में। पहले देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में देखिए, बैटरी किसी साउंड आ रहा है, बैटरी। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं। आपने पहले याद कर भी रखा होगा, एक बार आप सुन लीजिए, आपको इससे हेल्प मिलेगी तो आप इससे कंटिन्यू कर लीजिएगा, वरना आपने जो पढ़ रखा है उसी को याद रखना। इसमें ट्रिक भी दी हुई है, जिसको ट्रिक चाहिए वो यहाँ से देख ले। एक स्टोरी सुन ले एक बार। बैक्टीरिया, इसमें साउंड आता है बैटरी का। तो जैसे हम बचपन में पहले टीवी देखते थे, तो जब लाइट चली जाती थी तो हम बैटरी लाते थे, बैटरी ला के फिर उसको प्लग करते, ठीक है। तो उसी बेस पे एक स्टोरी है कि हम एक बैटरी लेके आए जो बहुत डीप थी, और उसका कलर कैसा था? काले कलर की बैटरी हुआ करती थी, तो उसका कलर था काला। और बैटरी बहुत ही सही थी, इसलिए हम बोल देते हैं ये निम्न बैटरी थी, मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी की बैटरी थी ये। और फिर क्या हो गया, हम बैटरी को लेके आए,
हमने क्या किया, इस बैटरी में प्लग किया, प्लग करके हमने टीवी ऑन कर लिया। अब थोड़ी देर के बाद में ये बैटरी क्या हो गया, इस बैटरी का क्षय हो गया, मतलब ये बैटरी ख़त्म हो गई। तो इसकी टाई टाई फीस हो गई या फिर बैटरी टें टें करने लगी। उसके बाद में हमने इसको बोल दिया है भाई, बैटरी को बोलते हैं ना कि है जाए बैटरी, तूने तो हमारा सौ ही ख़राब कर दिया। फिर या फिर हम इसको कूटने लग गए इस बैटरी को ही, ऐसे जैसे कोई चीज़ नहीं चलती है तो अपने आदत होती है ना, उसको 2-3 बार पीट देते हैं, तो हम इसको कूटने लग गए। तो फिर इसी बेस्ट पे है, इसी पे ही आप देखना, हमने जैसे ही बैटरी को कूटा तो हो गया कुष्ठ रोग, तो ये होता है बैक्टीरिया से। और हम एक डेप्थ वाली बैटरी लेके आए जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, तो उससे हो गया डिप्थीरिया रोग। जैसे ही बैटरी डिस हुई तो हमने बोला है जाए बैटरी, तो हो गया हेजा रोग। हम एक निम्न मतलब उच्च क्वालिटी की बैटरी लेके आए तो आ गया निमोनिया रोग। हमने जैसे ही उस टीवी को प्लग किया तो आ गया प्लेग रोग। हमारी बैटरी खत्म होने के बाद में टाइम टाइम फिश हो गई तो टिटनस। बैटरी का क्षय हो गया तो क्षय रोग। हम काली बैटरी लेके आए थे तो काली खांसी। और बैटरी टाइम टाइम फिश हो गई तो टाइफाइड रोग। तो इसमें 2 या 3 ऐसे थे जो कवर नहीं हुए हैं। एक तो था सिफिलिस और एक था हमारा गोनोरिया, बस ये 2 हैं जो हमारे कवर नहीं हुए हैं। इनको हम अलग से भी याद रख सकते हैं कि भाई सिफिलिस को एक अलग से याद रख लो कि ये बैक्टीरिया से होता है, और गोनोरिया का भी एक अलग से याद रख लो कि ये बैक्टीरिया से होता है। तो आपने स्टोरी देख ली होगी, एक बार इसको वापस से रिवाइज करके देख लेना। इसी के हम बैटरी को ध्यान में रखेंगे, बैटरी से ही हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि काले रंग की बैटरी थी, हम बैटरी को लेके आए, जैसे इसमें टीवी को प्लग किया, थोड़ी देर चलाने के बाद में इस बैटरी का क्या हो गया, क्षय हो गया। उसके बाद हमने बोला कि है जाए बैटरी, फिर उसको कूटने लग गए धीरे धीरे इसको, तो फिर कूटने से बन गया कुष्ठ रोग। उसके बाद में क्या हो गया, इसकी टाएं टाएं बोल गई या फिर इसकी टें टें बोल गई। तो इससे देखो वापस एक बार बता देता हूँ, कूटा तो कुष्ठ रोग, मतलब बहुत डेप्थ वाली बैटरी लेके आए तो डिप्थीरिया, है जाए बैटरी, फिर ये सिफिलिस को अपन बाद में याद करेंगे। निम्न बैटरी यानी बहुत अच्छी बैटरी लेके आए, प्लग किया टीवी, गोनोरिया को अलग याद करेंगे। टाएं टाएं बोल गई तो टिटनस, क्षय हो गई बैटरी का तो क्षय रोग, काली बैटरी लेके आए तो काली खांसी, और टाएं टाएं बोल गई तो इसकी टाइफाइड। ये था। अब इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं। हाँ, तो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग से प्रभावित होने वाला है त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र। और डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया कहाँ होता है, गले में होता है। हेजा जो है, हेजा में क्या होता है, उल्टी दस्त होता है। और उल्टी दस्त किसकी वजह से, मतलब किसके अंदर होता है, बड़ी आंत में गड़बड़ी की वजह से होता है। सिफिलिस, सिफिलिस कहाँ होता है, जननांग में होता है। निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। प्लेग, प्लेग तो संपूर्ण चूहों की वजह से फैलता ही है, तो संपूर्ण शरीर में फैलेगा ये। गोनोरिया, गोनोरिया है यूटीआई, मतलब यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब ये भी जननांग में होता है। टिटनस, टिटनस से क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। तीव्र बुखार के कारण पूरा शरीर धनुष के आकार में तन जाता है, इसलिए इस रोग को धनुष टंकार भी कहते हैं। मतलब टिटनस को धनुष की तरह शरीर हो जाता है, इसलिए इसको धनुष टंकार भी कहते हैं। टीबी या क्षय रोग, क्षय रोग किसको प्रभावित करता है, टीबी फेफड़े से, क्योंकि इसमें खांसी उठती है तो फेफड़ों से ही उठती है, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। काली खांसी, काली खांसी मैंने बोला ही था, खांसी से फेफड़े प्रभावित होता है तो फेफड़े। मियादी बुखार, टाइफाइड, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं आंत का ज्वर, ये छोटी आंत में होता है। यानी मियादी बुखार तो होता है, टाइफाइड तो होता है छोटी आंत में, और अपना हेजा होता है, ये होता है बड़ी आंत में। तो आपको ये याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिप्थीरिया, जो इनकी टीका है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। तो इसको आगे करते हैं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के उपचार के लिए टीका लगाया जाता है डीपीटी का टीका, डीपीटी। तो इससे अपन डी से ध्यान रख सकते हैं, डिप्थीरिया, इसमें टी भी आ रहा है तो साउंड मिल रहा है ना, डीपथीरिया। तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया में यूज में लेते हैं। गले की श्वास नली में अतिरिक्त झिल्ली बन जाती है जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है, वो होता है डिप्थीरिया। अब आ गया हेजा, उल्टी दस्त के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है जिससे बड़ी आंत प्रभावित होती है। तो अभी अभी मैंने बोला था छोटी आंत किससे प्रभावित होती है, तो वो होती है टाइफाइड से। बड़ी आंत किससे प्रभावित होती है, वो होती है हेजा से।
सिफिलिस, जननांग प्रभावित होते हैं। निमोनिया, निमोनिया फेफड़ों में पानी भर जाता है, इसे लगातार नाक से पानी बहता रहता है, वो हो गया निमोनिया। अब देखते हैं प्लेग। भारत में 1903, 1921 और 1994 में महामारी के रूप में फैला था प्लेग। संक्रमण का प्रमुख कारण है चूहा जिस पर पिस्सू या बैक्टीरिया पेस्टिस लगा हुआ हो। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर, दर्द होता है, सूजन आती है और बुखार आ जाता है। मतलब एक चूहा जिस पे पिस्सू वायरस हो, उसी की वजह से अपना क्या होता है, प्लेग फैलता है। गोनोरिया, गोनोरिया में क्या होता है, मूत्र नली में जलन होती है। इसका उपचार क्या है, अधिकतम पानी पीना चाहिए। काली खांसी, काली खांसी इसको कुकर खांसी या फिर कुत्ता खांसी भी बोलते हैं। खांसी जो जहाँ भी आ गया उससे क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। काली खांसी का टीका कौन सा लगाते हैं, डीपीटी का टीका। तो आपको बता दूं, काली खांसी में भी डीपीटी का टीका, टिटनस में भी डीपीटी का टीका। ठीक है। अब आगे टीबी। टीबी क्या होता है, टीबी होता है कि भाई एक तरीके की ये भी खांसी है, तो क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। प्रभावित अंग क्या है, फेफड़ा है। इसमें बीसीजी का टीका लगाते हैं और इसके उपचार डोट्स दवा से करते हैं। टिटनस, जंग लगे लोहे के संपर्क में आने के कारण इन्फेक्शन से फैलता है टिटनस। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, लकवा, शरीर धनुषाकार का हो जाता, अपने पिछली स्लाइड में पढ़ाई था इसको। टिटनस में कौन सा टीका लगाते हैं, डीपीटी का टीका। इसका उपचार कौन सा है, इसके उपचार के लिए एटीएस का इंजेक्शन या पेनिसिलिन का टीका लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पेनिसिलिन का टीका किस में लगाते हैं, टिटनस में लगाते हैं, या फिर डीपीटी का टीका किस में लगाते हैं, टिटनस में लगाते हैं। अब आ गया टाइफाइड। टाइफाइड बचपन में बीसीजी का टीका, इसी में भी टाइफाइड में भी लगाते हैं। प्रभावित अंग हो गया छोटी आंत। परीक्षण कौन सा हो गया, विडाल टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। एक अपन आगे एड्स का वो परीक्षण भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो विडाल तो होता है टाइफाइड के लिए। देखो इसमें भी ड आ रहा है विडाल में और इसमें भी ड आ रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये है टाइफाइड का। मेनिंजाइटिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है और फंगस से भी होता है, मतलब तीनों से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग है मस्तिष्क की मेनिनजस झिल्ली, ये क्या होती है, प्रभावित होती है। तो देखो अब 11 को वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट है डिप्थीरिया, तो इसमें लगाते हैं डीपीटी का टीका। हेजा में क्या प्रभावित होती है, बड़ी आंत। सिफिलिस किसको प्रभावित करते हैं, जननांग को। निमोनिया करते हैं फेफड़ों को। प्लेग होता है, प्लेग एक ऐसा चूहा जिसपे पिस्सू हो, उससे हमारा प्लेग फैलता है, इससे संपूर्ण शरीर ही प्रभावित होता है। गोनेरिया, गोनेरिया क्या होता है, मूत्र नली में जलन होती है, उससे गोनेरिया, पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। काली खांसी, प्रभावित अंग है फेफड़ा, टीका लगता है डीपीटी का। तो एक तो काली खांसी में भी डीपीटी का टीका लगता है और दूसरा टीका टिटनस में भी हमारा डीपीटी का टीका लगता है। अब आ गया क्षय रोग, टीबी। टीबी में लगता है बीसीजी का टीका और डोट्स आपको सबको पता ही है, डोट्स दवा मिलती है इससे। और टिटनस वही वापस डीपीटी का टीका और एटीएस का इंजेक्शन है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं टिटनस में। अब आ गया टाइफाइड। टाइफाइड में क्या हो गया, बीसीजी का टीका, छोटी आंत प्रभावित और विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। मेनिंजाइटिस, ये तीनों से फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया, जीवाणु और फंगस से। अब देखिए नोट लगा के लिखा हुआ है, फूड पॉइजनिंग तथा एंथ्रेक्स रोग जीवाणु की वजह से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वायरस क्या होता है, वायरस से ही तो क्या होता है, एंथ्रेक्स और फूड पॉइजनिंग। सॉरी, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से ही कौन सा होता है, एंथ्रेक्स एंड फूड पॉइजनिंग। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फूड पॉइजनिंग और एंथ्रेक्स। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग से क्या प्रभावित होता है, बड़ी आंत प्रभावित होती है, और एंथ्रेक्स से क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब फूड पॉइजनिंग किस वजह से होता है, ये होता है कोलेस्ट्रेडियम बोटुलिनम और एंथ्रेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना आपको, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो एंथ्रेसिस से पता चल रहा है कि एंथ्रेक्स रोग है और ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जैविक हथियार के रूप में बेसिलस एंथ्रेसिस का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी जैविक हथियार बनते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, बेसिलस एंथ्रेसिस का प्रयोग किया जाता है। एक याद रखना आपको, ब्रेकाइटिस,
खाद्यान्न में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके ये रोग होता है जिससे उनका श्वसन प्रभावित होता है। तो ब्रेकाइटिस किस खाद्यान्न में करने वाले मजदूरों के होता है। अब आ गया यूजफुल बैक्टीरिया, लाभदायक जीवाणु। दूध का दही में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है। सिरका के निर्माण में किसका यूज करते हैं? एस्टोबैक्टर एसिटी। लैक्टिक अम्ल के निर्माण में बैक्टीरियम लैक्टिसाई नामक जीवाणु का निर्माण, मतलब बैक्टीरियम लैक्टिसाई नामक जीवाणु से बनता है। सड़े गले पदार्थों एवं मृत अवशेषों के क्षय में, कुछ जीवाणु सड़े गले पदार्थों एवं मृत अवशेषों के क्षय में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तंबाकू की पत्ती, ये इंपॉर्टेंट है, तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए बेसिलस माइकोकोकस, ये पूरा नाम याद रखना आपको, बेसिलस माइकोकोकस नामक जीवाणु काम में आता है। भूमि की उर्वरता में वृद्धि, ये होता है राइजोबियम नामक जीवाणु। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में देखो माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। तो चाय पीते ही हमारे सारे के सारे सेंस एक्टिव हो जाते हैं ना, तो अपन को इसको ऐसे याद रख सकते हैं, माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। और तंबाकू में क्या होता है? बेसिलस माइकोकोकस। इसमें सेंसेस एक्टिव नहीं होते हैं, चाय पीने से सारों के सेंस एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें आएगा कॉन्डिसेंस। ठीक है, तो लाभदायक जीवाणु एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस, सिरका वाला एस्टोबैक्टर एसिटी, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में बैक्टीरियम लैक्टिसाई, सड़े गले पदार्थ में कुछ है नहीं, तंबाकू की पत्ती में बेसिलस माइकोकोकस, भूमि की उर्वरता में राइजोबियम, और चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। अब पढ़ते हैं वायरस। देखो अब वापस से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, उससे रिलेट करके आप सारे जो भी ये वायरस से होने वाले रोग हैं उनका पता लगा सकते हैं। वायरस, तो वायरस से नाम आ रहा है ना, वायरस, वाई मतलब भाई, तो भाई नाम आ रहा है ना वायरस से, तो भाई को अपन ध्यान में रख के इस वायरस को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जैसे भाई कोई सा भी हो सकता है, भांजा भी अपना भाई होता है, और छोटी माता का भी भाई होता है बेटा, और बड़ी माता का बेटा भी भाई होता है। तो एक तो ये वायरस हो गया। दूसरा, ये सबको पता होता है कि बुखार है ना हमारे वायरस से ही होती है। अपन नहीं बोल रहे कि भाई वायरल हो गया हमारे, तो वायरल क्या होता है? वायरल वायरस से ही तो हो रहा है, तो वायरस से जितनी भी बुखार होती है वो वायरस से ही होती है। तो आप देखो इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्लियर। वायरस छोटे संक्रामक एजेंट हैं, वे केवल अन्य जीवों की जीवित कोशिकाओं में दोहराते हैं। वायरस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आ जाते हैं। तो वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, मतलब इसमें प्रोटीन भी यूज होता है। वायरस में कोशिका और कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। अब देखो वायरस की खोज किसने की थी? लवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे में की थी। सबसे पहले खोजा गया वायरस है टीएमवी। टीएमवी की फुल फॉर्म है तंबाकू मोजेक वायरस। उपयोगी वायरस कौन सा है? बैक्टीरियोफेजेस, पानी की शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। तो बैक्टीरियोफेज किसके लिए यूज होता है? पानी के शुद्धिकरण के लिए यूज होता है। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक विलियम टोर्ट ने। फ्रेडरिक विलियम टोर्ट ने इसकी खोज की थी। तो एक बार वापस पढ़ देता हूं मैं। पहली बात तो वायरस बने किसके होते हैं? इसमें प्रोटीन के बने होते हैं और आरएनए डीएनए के बने होते हैं। वायरस में कोशिका और कोशिका भित्ति नहीं होती है। वायरस की खोज लवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे में की थी। सबसे पहले खोजा गया वायरस है टीएमवी, मतलब तंबाकू मोजेक वायरस। उपयोगी वायरस है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की खोज की थी फ्रेडरिक विलियम टोर्ट ने। अब अपन देख लेते हैं कि इस वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखो खसरा मतलब खांस भाई, इससे पता चल रहा है खसरा क्या है? खांस भाई है। बुखार का नाम आते मैंने बोला था कि वायरल हो गया, तो सारे के सारे वायरस से होने वाले हैं। तो येलो फीवर या पीला बुखार वायरस। छोटी माता का भाई बड़ी माता का भाई, छोटी माता का बेटा भाई होता है, बड़ी माता का बेटा भी भाई होता है। तो छोटी माता और बड़ी माता दोनों के दोनों किससे होंगे? वायरस से। मम्प्स मतलब मामा का लड़का, या तो क्या हो गया? या फिर गल्स हुआ, मतलब गले कौन लगता है? भाई लगता है। तो क्या हो गया? मम्प्स या गल्स हुआ कौन सा हो गया? वायरस से होने वाला। डेंगू हमें पता ही है बुखार होती है, तो वायरस से होता ही है। और इन्फ्लुएंजा लास्ट में आ रहा है भांजा, तो भांजा भी भाई होता है, तो ये वायरस से होगा।
अब देखो, ये एक तो बचा कौन सा है हमारा हर्पीज़। हर्पीज़ को याद रखना है, ये हर्पीज़ किससे होता है? वायरस से होता है। दूसरा पोलियो वायरस, आपने नाम सुना ही होगा। रेबीज़ का वायरस और एड्स का वायरस, ये तो हमें याद ही है कि ये सारे के सारे तो वायरस से ही फैलते हैं, और ये हमने डेली लाइफ में पढ़ भी रखे हैं। जैसे पोलियो वायरस से होता है, रेबीज़ वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है। अब इससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? येलो फीवर है, इससे लीवर प्रभावित होता है, मतलब बुखार से क्या हो गया? लीवर प्रभावित हो गया। छोटी माता और बड़ी माता से दोनों से स्किन प्रभावित होती है। गल स्वास्थ्य से होता है पेरोटिड ग्लैंड, और डेंगू से होता है ब्लड प्लेटलेट्स। हर्पीज क्या होता है? स्किन पे फफोले से हो जाते हैं, उसे हर्पीज बोलते हैं, तो स्किन प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? बॉडी पेन और कॉर्न सेल्स। पोलियो स्पाइनल कॉर्ड और लेग्स को प्रभावित करता है। रेबीज ब्रेन को कंट्रोल में कर लेता है, और एड्स इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। अब देखो, 27 मार्च हमने पहले पढ़ा था, WHO की स्थापना कब हुई थी? शुरू में हमने पढ़ा था ना, WHO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल, याद रखना है क्योंकि इसमें हेल्थ डे पूछा जाएगा आपसे। 7 अप्रैल 1948 को, तो 7 अप्रैल से अपना हेल्थ डे स्टार्ट हो गया, तो अब उसी में ही दिया हुआ है आगे। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, कि अब हमारे भारत में एक भी पोलियो का मरीज नहीं है। तो कब घोषित किया गया था? 27 मार्च 2014 को। और 1980 में भारत को स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक से मुक्त कर दिया गया था, कि 1980 बाद में किसी की भी चेचक नहीं हो रही। पीलिया तथा ट्रेकोमा भी वायरस जनित रोग है। पीलिया होता है और ट्रेकोमा होता है, वो भी क्या है? वायरस जनित रोग है। पीलिया, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, ये क्या करता है? यकृत को प्रभावित करता है, मतलब लीवर को प्रभावित करता है। तो यकृत के प्रभावित हो जाने पर तुम्हें बिलिरुबिन नामक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण पीलिया होता है। बिलिरुबिन से पीला हो जाता है शरीर। प्रभावित अंग कौन सा? यकृत, जिससे क्या होता है? शरीर पीला पड़ जाता है और बुखार आ जाती है। एक है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस है इसका? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। प्रभावित अंग है आंख, कोनिया में वृद्धि हो जाती है ट्रेकोमा से। अब आ गया पोलियो। पोलियो वायरस से होता है। प्रभावित अंग है रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु तथा हाथ पैरों का टेढ़ापन। पोलियो वैक्सीनेशन की खोज करता है जॉन एस सॉल्क। याद रखना है, पोलियो की खोज, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? सॉल्क ने की थी, जॉन एस सॉल्क ने। पोलियो का टीका शिशु जन्म के 6 माह बाद लगाना चाहिए। अब आ गया रेबीज। रेबीज की खोज करता है लुई पास्चर। क्या किस कारण होता है? पागल कुत्ते अथवा जानवर के काटने से। प्रभावित अंग है मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र। रोग, इस रोग को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, रेबीज को। पित्त ज्वर, कारक मादा एडिज एजेंटी मच्छर, इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का वायरस क्या है? अल्फा वायरस। और इस ये क्या इफेक्ट होता है इससे? हमारा शरीर, बुखार तथा जोड़ों में दर्द होता है। प्रभावित अंग कौन से? जॉइंट्स है ना, जितने वो सारे दर्द करते हैं, इसलिए इसका प्रभावित अंग हो गया जॉइंट्स। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या प्रभावित करता है? लीवर को। इसमें आई, स्किन और नेल्स पीले हो जाते हैं, पीलिया की तरह ही। पेशाब भी पीला होता है, खून में भी पित्त बढ़ जाता है। ये था हमारा हेपेटाइटिस। मादा एडिज एजेंटी मच्छर से निम्न 4 रोग होते हैं। कौन कौन से? पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस। सबसे प्रथम वैक्सीन किसने बनाई थी? सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एक पहले भी आया था पोलियो के लिए। किसने बनाई थी वैक्सीन? पोलियो के लिए बनाई थी हमारे जॉन एस सॉल्क ने। और अब आया है, सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए। एड्स, एड्स का वायरस कौन सा है? HIV वायरस है। अंग क्या प्रभावित होता है? मनुष्य की WBC सारी की सारी खत्म हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। किस कारणों की वजह से ये होता है? सहवास के कारण, संक्रमित रक्त के संपर्क में आने के कारण, संक्रमित इंजेक्शन के इस्तेमाल के कारण,
गर्भवती महिला से अपने बच्चे में। इसका उपचार क्या है? इसके लिए लेते हैं AZD दवा। पहचान 2 टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मैं आपसे पूछूं, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मैंने बोला था ना, डा आ रहा है तो टाइफाइड के लिए किया जाता है ये देखो, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए, वेस्टर्न फ्लोट टेस्ट एड्स के लिए। अब विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कोरोना फैमिली वायरस, एक तो होता है सार्स, एक होता है मर्स, एक होता है कोरोना 19। तो इसके ये वायरस दिए हुए हैं, सेम ही नाम से ही हैं, ये तो पता चल जाएंगे आपको। अब फफूंदी जनित संक्रामक रोग, इससे पहले मैं वायरस के एक बार सारे के सारे वापस रिवाइज करवा देता हूँ। वायरस किसकी वजह से होता है? वायरस किस से बना होता है? DNA, RNA और प्रोटीन से। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। विषाणु की खोज या वायरस की खोज लवानोवस्की ने की थी तंबाकू के पौधे से। कौन सा वायरस खोजा गया था? सबसे पहले तंबाकू के पौधे में खोजा गया था TMV, तंबाकू मोजेक वायरस। हमारे जो जल है, जल को शुद्धि के लिए कौन सा वायरस काम में लेते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक विलियम टॉल्ट ने। वायरस से होने वाले रोगों की मैंने बता दिया था कि भाई वायरस को याद रखेंगे, वायरस तो मतलब भाई नाम याद रखेंगे, भाई तो भाई नाम से जितने भी होंगे वो सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। दूसरे, बुखार में सारे के सारे कौन से काम आते हैं? वायरस वाले। जैसे खसरा, खास भाई, पीला बुखार आ गया तो वायरस। छोटी माता का बेटा और बड़ी माता का बेटा दोनों के दोनों भाई, तो वायरस से। गल्स हुआ, मम्प्स यानी मामा का लड़का है, फिर हिंदी में देखें तो गल्स हुआ मतलब गले कौन लगता है? भाई, तो वायरस। डेंगू क्या होती है? बुखार ही होती है, तो डेंगू से वायरस। अब देखो, इन्फ्लुएंजा मतलब भांजा, तो वायरस। पोलियो, रेबीज और एड्स, एड्स का वायरस HIV वायरस हमें याद ही है। रेबीज वायरस से, पोलियो वायरस से, तो सारे के सारे ये याद ही, एक याद रखना है, हर्पीज। हर्पीज क्या होता है? स्किन को इफेक्ट करता है और वायरस से होता है। 27 मार्च 2014 को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था भारत को, और 1980 में स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित कर दिया था। पीलिया तथा ट्रेकोमा, पीलिया और ट्रेकोमा भी किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। और ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। अब पोलियो, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनस सॉल्क ने। ये 6 महीने बाद में लगाया जाना चाहिए शिशु के जन्म के। रेबीज की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने, और इससे मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पित्त ज्वर, ये किसको प्रभावित करता है? लीवर को। चिकनगुनिया का वायरस है अल्फा वायरस। हेपेटाइटिस प्रभावित करता है लीवर को। और ये मादा एडिस एजेंटी मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस। सबसे पहले जो वैक्सीन की बनाई थी वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। एड्स का वायरस है HIV वायरस। इससे क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके उपचार के लिए AZD दवा यूज में ली जाती है। 2 टेस्ट की जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिसा और वेस्टर्न फ्लोट टेस्ट। फिर हमने पढ़ा कि एड्स डे 1 दिसंबर को आता है। अब देखते हैं फफूंदी जनित संक्रामक रोग, फफूंदी से होने वाले। तो सबसे पहले फफूंदी का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। कवक अथवा फफूंदी एक प्रकार का अपघटन करता होते हैं। कवक सूक्ष्म जीव है जो चिटिन नामक पदार्थ से बनी कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति किस में नहीं होती है? ये वायरस में नहीं होती है। ये फंगी समूह के सदस्य होते हैं। मशरूम, कुकुरमुत्ता प्रोटीन से भरपूर एगेरिकस, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है। ईस्ट या खमीर शराब के निर्माण में या बेकरी उद्योग में काम में ली जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट ये है कि फफूंदी से कौन से विटामिन मिलते हैं? B और C मिलते हैं। फफूंदी से B और C, कौन से? B और C विटामिन मिलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंदी से पेनिसिलिन की खोज की थी। फफूंदी से कौन सी वैक्सीन की खोज की गई थी? पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अब ये तो आपको पता ही है, खाज खुजली हो जाती है फफूंदी से। कौन सा? गंजापन आ गया, मतलब सर में खाज खुजली हो गई जिससे गंजा हो जाता आदमी। दमा, सांस उठता है तो फफूंदी से ही उठता है। दाद हो गया, खाज हो गई, या फिर एथलीट फुट, मतलब खिलाड़ी जब शूज़ पहन के रखते हैं तो उनकी उंगलियों के बीच में मतलब उंगलियों के बीच में ऐसे खाज सी हो जाती है, तो वो एथलीट फुट होता है, एथलीट फुट होता है वो। तो ये सब होने वाली फफूंदी से रोग है। अब आ गया प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोग। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। सबसे पहले तो प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव।
वे परपोषी कोशिका पर आक्रमण करते हैं या खाते हैं या रक्त धारा में प्रवेश कर जाते हैं और शीघ्रता से स्वयं की नकल करके पुनरुत्पादन कर लेते हैं। क्या कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से। अब इनके लास्ट में क्या आएगा? रिया नाम आएगा, ये आपको याद रख लेना है। जैसे पायरिया, अब बोलेंगे गोनेरिया। गोनेरिया को याद रखना है, किससे होने वाला था? अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, गोनेरिया था बैक्टीरिया से। तो पायरिया, काला ज्वर, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये सारे के सारे किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। पायरिया में क्या हो जाता है? पहली बात तो ये देख लीजिए कि पायरिया फैलता किससे? बालू मक्खी से। दांत व मसूड़े से खून आना स्टार्ट हो जाता है। काला ज्वर, काला ज्वर होता है, बड़ी आंत प्रभावित करती है इसको। मलेरिया में यकृत और पलियाँ प्रभावित होते हैं। पेचिस में खून के साथ में, मतलब दस्त के साथ में खून आता है। निद्रा रोग, निद्रा रोग मस्तिष्क तथा आंखें, ये सीसी मक्खी से होता है निद्रा रोग। यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है मक्खी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। घरेलू मक्खी से कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पोलियो। पोलियो घरेलू मक्खी से भी हो सकता है। ये कैसे होगा? कोई संक्रामक बच्चा है, उसके उल्टी दस्त पे मक्खी बैठी और स्वस्थ व्यक्ति पे जाके उसने पोलियो फैला दिया, तो पोलियो। टाइफाइड, हेजा, पेचिस, हेपेटाइटिस, ये घरेलू मक्खी से होते हैं। सीसी मक्खी से भी पढ़ा था निद्रा रोग, तो निद्रा रोग होता है। बालू मक्खी से ऊपर ही पढ़ा था कालाजार रोग, तो ये कालाजार। मच्छर इससे कौन कौन से होता है? एक तो होता है मादा एनाफ्लीज, मच्छर के काटने से मलेरिया। मादा एडिज इजिप्टी, मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर, पीला ज्वर, ये जो भी है। दूसरा है मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर के साथ होता है हाथी पांव रोग और जापानी मस्तिष्क रोग, ये होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर से। तो ये हमने पढ़ा है सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, फफूंदी से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब जो भी आनुवांशिक रोग है उनकी मैंने एक अलग से, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वहाँ से मैंने सारा मैटर उठाया है, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है वो मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। सबसे पहले ये है WHO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल में। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। 2 प्रकार के रोग हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, सबको पता ही होता है, इतनी जनरल इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है। अब एक आ गया अपना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से बैटरी वाली स्टोरी याद रख लेना। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। मतलब ये याद रखना आपको, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। सन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरिया खोजा किसने था? ल्यूवेनहोक ने। नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। और बैटरी वाली स्टोरी से आप याद कर ही लोगे। कौन कौन से उससे याद नहीं होते? एक तो सिफिलिस नहीं याद होगा, एक याद नहीं होगा गोनोरिया। तो गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया से होते हैं, ये अपन को अलग से याद रख लेना है। इनसे प्रभावित अंग आपको ज़रूर देखने हैं कि कौन कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं, वो आपको सारे के सारे देखने हैं। इनका टीका वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्थीरिया का टीका, DPT का टीका, और कोई टीका इसमें है नहीं। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी में भी DPT का टीका। क्षय रोग या तपेदिक, इसमें कौन सा है? BCG का टीका। टिटनस में भी DPT का टीका। टाइफाइड में BCG का टीका। तो ये आपको याद रखने हैं। डिप्थीरिया में भी DPT का टीका, काली खांसी में DPT का टीका, टिटनेस में DPT का टीका, तपेदिक और टाइफाइड में BCG का टीका। जैविक हथियार में क्या काम में लिया जाता है? बेसिलस एंथ्रेसिस का उपयोग किया जाता है। और ब्रेकाइटिस, खदान में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके सांस की बीमारी हो जाती है, उसे ब्रेकाइटिस की वजह से होती है वो। फिर वायरस वाले आ गए। वायरस में ये किस किस से बने होते हैं? प्रोटीन और DNA RNA दोनों से बने होते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? लवानोवस्की ने तंबाकू के पौधे में की थी। किसने? लवानोवस्की। और ऊपर बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। फिर भाई नाम से अपने सारे के सारे याद रख ही लेंगे। ये याद रखना है कि पोलियो मुक्त कब हुआ था? पोलियो मुक्त हुआ था 27 मार्च 2014 को। WHO ने पोलियो मुक्त कर दिया गया था। और 1980 में चिकन पॉक्स मुक्त कर दिया गया था। पीलिया ट्रेकोमा वायरस की वजह से होता है ये।
पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी, इम्पोर्टेंट है, जोनेस सॉल्क ने। रेबीज़ की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। चिकनगुनिया होता है अल्फा वायरस से। सबसे प्रथम वैक्सीनेशन किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और एड्स के लिए 2 टेस्ट देखे थे, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न टेस्ट। फिर आ गया फफूंदी जनित संक्रामक रोग। इसमें फफूंदी से अपन को क्या मिलता है, बी और सी विटामिन मिलता है। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया, सारों में रिया नाम आएगा, वो गोनेरिया छोड़ देना है, बाकी सब में रिया आ रहा है। वो पायरिया, मलेरिया, पेचिस, ये सब है। मक्खी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, घरेलू मक्खी द्वारा, पोलियो, टाइफाइड, हेजा, पेचिस, हेपेटाइटिस। सीसी मक्खी से नींद नहीं आती है और बालू मक्खी से कालाजार रोग होता है। मलेरिया फैलाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, डेंगू फैलाता है एडिस एजिप्टाई मच्छर, और मादा क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है हाथी पाँव रोग या जापानी रोग। तो यहाँ तक हमने ये सब कवर किया है। अब आगे देखेंगे हम आनुवांशिक रोग। ये एक तरीके से मान सकते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट ही मान लिया, ये ज़्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइड और हैं, इसमें अपना आनुवांशिक रोग को पूरा कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट इसमें आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये एक टॉपिक आपको एलडीसी, स्टेनोग्राफर, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट और पशु परिचर में कम से कम मान के चलिए आपको 4 क्वेश्चन तो देके जाएगा। तो कम से कम 4 क्वेश्चन देके जाएगा। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी इस चैप्टर की। और ये सबसे टफेस्ट चैप्टर में आता है, अपने इसको एकदम ईजी वे में समझा है। और जिस पीडीएफ से अपन पढ़ रहे हैं, ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक के नीचे दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आप एकदम, आपके 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने हैं। और जब हमारे ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टॉपिक वाइज आपके इसके क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, जिसमें अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और हो सकता है कि मैं एक वीडियो और बना दूँ जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन चैप्टर खत्म होते ही कर लें। तो देखते हैं कैसा रहता है। पहले पढ़ लेते हैं आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीज़, ये किस किस की वजह से होता है, हमें पता है गुणसूत्र की वजह से, गुणसूत्र में जो भी छेड़खानी हुई उससे बीमारी हो जाएगी। तो गुणसूत्र होते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं गुणसूत्र कितने होते हैं। गुणसूत्र होते हैं 46। या तो गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, सॉरी, या गुणसूत्र हो जाता है एक कम। इससे क्या हो जाता है, डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो जनन गुणसूत्र, और दूसरा होता है काय गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम। जनन गुणसूत्र कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। मेल में तो होता है XY और फीमेल में होता है XX, जो बच्चों का सेक्स का निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण का काम करता है कि भाई ये मेल होगा या फीमेल होगा। यदि XY होते हैं, एक Y आ गया तो क्या होगा, मेल, और दोनों X आ गए तो होगा फीमेल। बाकी 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र, जिनको अपन ऑटोसोम भी बोलते हैं। तो शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं ऑटोसोम। अब देखते हैं आनुवांशिक रोग। या तो जो जनन गुणसूत्र है XY, उनमें गड़बड़ी हो जाए, या जो कायिक गुणसूत्र है उनमें गड़बड़ी हो जाए। दोनों में गड़बड़ हो जाएगी तो हमारे क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। तो जनन गुणसूत्र की या तो उसकी संरचना बदल जाए या उनकी संख्या बदल जाए। सेम ही ऐसा ही है कायिक गुणसूत्र में भी, कि या तो कायिक गुणसूत्र की संरचना बदल जाए या उनकी संख्या बदल जाए। तो सबसे पहले जनन गुणसूत्र को देखते हैं कि उनकी संरचना बदल जाए। तो संरचना भी देखते हैं कौन कौन सी संरचना बदलती है। तो X गुणसूत्र की संरचना बदल जाए या फिर Y गुणसूत्र की संरचना बदल जाए। जब X गुणसूत्र की संरचना बदल जाती है तो वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग होते हैं। और जब Y गुणसूत्र की संरचना बदल जाती है तो हाइपरट्राइकोसिस या गंजापन होता है। अब क्या होता है कि जनन गुणसूत्र की संख्या ही बदल गई, तो संख्या ही बदल गई तो वो थर्ड जेंडर है ना, जिसकी वजह से उत्पन्न होता है ना, वो होता है कि जनन गुणसूत्र की संख्या में बदलाव हो गया। तो जैसे सुपर फीमेल, सुपर मेल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सारे के सारे थर्ड जेंडर से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होगा, कायिक गुणसूत्र में क्या होगा, संरचना में बदलाव हो गया तो क्या आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। और यदि संख्या में परिवर्तन हो गया तो डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या क्राइडुचेट सिंड्रोम, ये सारे के सारे संख्या में बदलाव की वजह से हुए हैं। तो
तो अब हम वन बाय वन रीड कर लेते हैं। एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, वाई गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, फिर संख्या में परिवर्तन जनन गुणसूत्र की, उसके बाद में ये नेक्स्ट ये रीड करेंगे। तो इतना से अपना चैप्टर है, इसके बाद में फिनिश हो जाएगा। तो तब तक के लिए मेरे साथ थोड़ी सी देर और बने रहिए। अक्ष गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण, एक तो होता है वर्णांधता, एक होता है हीमोफीलिया। अब वर्णांधता क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है वर्णांधता। RGB मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू की पहचान नहीं होती है। रेटिना पर उपस्थित कोन सेल की संख्या में कमी हो जाती है। अब बता दूं कोन सेल क्या होती है और रोड सेल क्या होती है। दोनों की दोनों आंखों में होती है। कोन सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स के लिए एंड रोड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक एंड वाइट के लिए। तो अपनी जो कोन सेल है ना, इनकी संख्या में कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है? वर्णांधता की वजह से इनकी संख्या में कमी हो जाती है। अब इसको सिद्धांत क्या क्या है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई मेल में ये हो, फीमेल में ये हो, तो बताओ रोगी होगा या स्वस्थ होगा। उनको देख लेते हैं। मेल क्या होता है? XY। तो यदि सिंपल XY हो जाए तो ये स्वस्थ होगा। इसमें क्या हो जाए? XY पे C लगा हुआ हो तो उससे क्या हो जाएगा? वर्णांधता को मैं C से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो रोगी होगा। फीमेल में क्या हो रहा है? फीमेल में दोनों XX हैं, तो ये क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। यदि X पे एक पे ही है C, तो ये क्या हो जाएगा? स्वस्थ तो होगी वो महिला, बट वाहक होगी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रोग को स्थानांतरण करेगी। और दोनों पे C लगा हुआ है तो महिला क्या होगी? रोगी होगी। इसके क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह, मतलब सामान्य पुरुष है मतलब XY है, वर्णांधता वाहक महिला, वाहक महिला इसका मतलब एक पे ही C लगा हुआ है, महिला से किया जाए तो कितने प्रतिशत संतानें वर्णांध होंगी? तो मैं इसको एक इससे टेबल से बताता हूँ आपको। यह हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। मेल क्या है? XY, फीमेल क्या है? XC और X। तो इसको इंटू करके देख लो, XCX, XCY, XX एंड XY। अब देखो कितनी परसेंट संतानें वर्णांध है, तो कितने परसेंट संतानें वर्णांधता होगी? ये सिर्फ और सिर्फ यही होंगी जो वर्णांध होंगी। ये जो है ये वाहक होगी और ये दोनों स्वस्थ होंगी। तो ये 25% संतानें क्या होंगी? वर्णांध होंगी। इसमें लड़के कितने हैं? लड़के हैं 2। अब दोनों में से एक यदि वर्णांध है तो 50% लड़के वर्णांध होंगे। ये इस टेबल से अपन एनालाइज कर सकते हैं। लड़कियां एक भी नहीं है जो वर्णांध है, क्योंकि ये तो वाहक है और ये एकदम स्वस्थ है, तो 0% लड़कियां वर्णांध। 50% लड़के वाहक, ये भी वाहक का काम करेगा और ये भी वाहक का काम करेगा, तो 50% लड़के क्या होंगे? वाहक होंगे। लड़कियां 2 है मतलब 50%, तो 25% लड़कियां क्या हो गई? वाहक हो गई। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वर्णांधता रोगग्रस्त लड़की का विवाह, मतलब वर्णांधता मतलब दोनों पे C आएगा, सामान्य लड़के से किया जाए मतलब XY आ गया। तो एक पूछा कितनी परसेंट, तो हम सारे ही निकाल लेते हैं इनमें। देखिए FMXY, तो इससे देते हैं XC और दूसरा XC, इनको इंटू करते हैं तो आगे XCX, XCY, XCX, XCY। अब इससे अपन ये वाली टेबल तो बना ही सकते हैं कि कितनी परसेंट लड़कियां वर्णांध होगी। दोनों ही वाहक होगी, एक भी वर्णांध नहीं है। दोनों के दोनों लड़के मतलब 100% लड़के वर्णांध होंगे। दूसरा आ गया 100% बच्चे वाहक होंगे। क्यों नहीं वाहक होंगे? ये दोनों तो वाहक पहले से थे, ये रोगी भी हैं और वाहक भी है, तो 100% बच्चे वाहक होंगे। और लड़कियां दोनों की दोनों वाहक होंगी, तो 100% लड़कियां वाहक होंगी। अब दूसरा रोग देखते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक्स गुणसूत्र, ये अपन पढ़ रहे हैं ना सारे के सारे, दो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये है एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो पहली लाइन तो ऐसी आ जाएगी, एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण हीमोफीलिया रोग होता है। चोट लगने पे रक्त नहीं जमता है, मतलब खून बहता ही रहता है, खून रुकता ही नहीं है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी के हुआ था। इनमें क्या होता है? मेल और फीमेल। मेल क्या होता है? XY होता है, फीमेल XX होती है। तो XY में मैंने हीमोफीलिया का H ले लिया, तो X गुणसूत्र में परिवर्तन करना है ना, तो X पे मैंने H लगा दिया तो रोगी हो जाएगा। यदि सिंगल X खराब है तो वाहक होगा, दोनों H खराब है, दोनों X खराब है तो रोगी होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष मतलब XHY का विवाह सामान्य महिला से मतलब XX से हो जाता है, तो कितने परसेंट संतानें हीमोफीलिया रोग ग्रसित होगी? तो उसी टेबल से अपन वापस करेंगे। फीमेल हो गया, मेल हो गया, इन दोनों को रख लिया, इन दोनों को इंटू कर दिया, तो क्या आ गया? XHX, XY, XHX एंड XY। ये टेबल बन गई। तो इस टेबल से अपन कैसे निकालेंगे? 0% संतान रोग ग्रसित, रोग किसी को है ही नहीं, ये दोनों हैं, ये वाहक हैं।
100% संतान स्वस्थ हैं, सारे के सारे स्वस्थ हैं, एक भी लड़के के रोग नहीं है, तो 100% लड़के स्वस्थ हैं, 100% लड़कियां भी स्वस्थ हैं। 4 बच्चे हैं, इनमें से 2 बच्चे वाहक है, इसका मतलब 50 बच्चे वाहक हैं। लड़कियां दोनों की दोनों वाहक है, इसका मतलब 100% लड़कियां वाहक है। तो इससे अपन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब आ गया वाई गुणसूत्र में परिवर्तन, ये कारण। तो वाई गुणसूत्र में परिवर्तन क्या होता है? हाइपरट्राइकोसिस, इसमें शरीर के विभिन्न भागों पर बाल उग जाते हैं, ये मेल में ही होता है। दूसरा होता है गंजापन, ये भी आनुवांशिक रोग है और ये फंगस की वजह से भी उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी के सिर में फंगस हो गई तो भी गंजापन आ जाएगा। और दूसरा जेनेटिक भी होता है, ये आनुवांशिक रोग भी है गंजापन। तो वाई गुणसूत्र से 2 ही रोग होते हैं। वाई तो वैसे भी आप पता ही है आपको, मेल में ही होता है, फीमेल में तो दोनों एक्स होते हैं। तो वाई गुणसूत्र में परिवर्तन तो मेल में ही होगा, इसलिए मेल के ही रोग हैं। एक तो होता है हाइपरट्राइकोसिस, दूसरा गंजापन। आगे पढ़ते हैं, जनन गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। ये तो था, ऊपर वाले तो थे संरचना में परिवर्तन। संरचना में पहले हमने पढ़ा एक्स गुणसूत्र, दूसरा पढ़ा वाई गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र के 2 रोग थे, वर्णांधता और हीमोफीलिया, और वाई गुणसूत्र के हाइपरट्राइकोसिस और गंजापन, ये दोनों पढ़े हैं अपन ने। ये वाई गुणसूत्र वाला ओनली किस में होता है? मेल में ही होता है। और एक्स गुणसूत्र का मैंने आपको बता ही दिया चार्ट से कि कौन क्या होगा तो किस में कैसे फैलेगा। अब आ गया संख्या में परिवर्तन किसकी? जनन गुणसूत्र की। मतलब एक्स और वाई की संख्या में परिवर्तन हो जाए, तो इन दोनों में संख्या में परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है? थर्ड जेंडर आता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। सुपर फीमेल, सुपर मेल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसका क्या होता है? एक तो IQ कम होता है और नपुंसकता होती है। सुपर फीमेल, मेल और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है। ये आपको याद रखना है। टर्नर सिंड्रोम कब होता है? जब गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है। और सुपर फीमेल, सुपर मेल और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कब होता है? जब गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है। अब आ गया सुपर फीमेल और सुपर मेल। देखो, सुपर फीमेल मतलब इसमें क्या होता है? फीमेल के अंदर ही कुछ गड़बड़ होगी। तो 44 तो नॉर्मल रहते हैं, लिंग गुणसूत्र है XX होंगे तो सामान्य होगी। 1 अक्ष यदि ज़्यादा हो जाता है तो वो रोगी हो जाती है। 1 अक्ष ज़्यादा होते गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। तो फीमेल के लैंगिक अंगों का विकास नहीं होता है, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखनी ही है। नपुंसकता, अल्पायु और IQ कम। सुपर मेल, सुपर मेल में क्या होता है? ये मेल में होता है, इसलिए इसमें XY होगा, तो 1 Y एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या होगी 47। तो नर के लैंगिक अंगों का विकास नहीं, नपुंसकता, अल्पायु और IQ पता ही है आपको। अब आ गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? मेल में 44AXY। तो क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा है कि 1X आ जाता है, इससे 47 हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है? नर में महिलाओं के गुण आ जाते हैं, लैंगिक अंग पुरुषों के हो जाते हैं, और ये सब में कॉमन है ही। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र ही गायब हो जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या होगी 45। ये दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल में। और क्लाइनफेल्टर है ना, सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। लक्षण क्या क्या है? नर में महिलाओं के लैंगिक लक्षणों का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं, आवाज पुरुषों के समान, और ये 3 पॉइंट अपन को पता ही है। ये तो था जनन गुणसूत्रों के बारे में। अब पढ़ेंगे कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। कायिक गुणसूत्र में क्या हो रहा है? सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ये क्या है? गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? RBC का आकार परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये RBC है, इनका आकार परिवर्तित हो गया। जैसे RBC का आकार हंसियाकार हो जाता है। RBC का आकार बदलने के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, जिसमें O2 की कमी। ऐसे रोगी को मलेरिया रोग नहीं होता है, जिसके सिकल सेल एनीमिया होता है उसके मलेरिया रोग नहीं होता है। थैलेसीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होने के कारण होने वाला रोग। हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है ना, तो उसमें क्या होता है? थैलेसीमिया रोग होता है। अब एक स्लाइड और है, खत्म होने वाला अपना ये चैप्टर। तो क्या है? ये कायिक गुणसूत्र की संख्या में कमी के कारण होने वाला रोग। तो कायिक गुणसूत्र की संख्या में कमी, तो डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। अब देखो डाउन सिंड्रोम, पटाऊ और एडवर्ड, इसमें कायिक गुणसूत्र की ट्राइसोमी का निर्माण होता है। तो ट्राइसोमी मतलब जो एक गुणसूत्र है ना, ये 3 बन जाते हैं, तो ट्राइसोमी हो जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या में एक वृद्धि हो गई ना, पहले 2 थे अब 3 हो गए। तो गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि के कारण 3 होते हैं, एक तो डाउन, एक पटाऊ और एक एडवर्ड।
और क्राइडू-चैट सिंड्रोम क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म सिंड्रोम क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, 47 गुणसूत्र तो हो ही गए और चेहरा क्या हो जाता है, मंगोलियो निवासी के समान हो जाता है। पटाऊ, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तेरे को पटाऊ मतलब 13, तो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी की वजह से हो जाता है, और ये भी 47वें गुण मतलब टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं कटा फटा होट होने के कारण। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड क्या हो गया, 18 मतलब 18 गुणसूत्र की ट्राइसोमी की वजह से ये 47 गुणसूत्र हो ही गए, इसमें उंगलियों की संख्या में वृद्धि होती है, किडनी व हृदय रोग हो जाता है। क्राइडू-चैट सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम होता है 5th जोड़ी की गुणसूत्र की कमी के कारण, इसमें गुणसूत्र एक कम हो गया 5th, तो हो गया 45, तो बच्चों की रोने की आवाज़ बिल्ली की रोने की आवाज़ के समान हो जाती है। अब मैं आपको इनको थोड़ा सा हिंट दे के बता देता हूँ, वैसे ट्रिक तो कुछ है नहीं बट हिंट दे के बता देता हूँ इन चारों को याद करने का। जैसे डाउन, डाउन मतलब आदमी थोड़ा सा, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे किशोरावस्था में आते हैं तो थोड़ा डाउन फील करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई मैं कहाँ आ गया, थोड़ा ऐसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो डाउन मतलब 21 वर्ष का हो गया ना, तो डाउन फील कर रहा है, तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में चेंज। पटाऊ, तो तेरे को पटाऊ तो 13वां गुणसूत्र। एडवर्ड, एडवर्ड क्या हो गया, एडवर्ड हो गया 18वें गुणसूत्र की वजह से। और क्राइडू-चैट मतलब अपन किसी बच्चों की स्कूल में डालते हैं तो क्राई करता है, वो रोता है, कब, जब वो 5 साल का होता है तभी डालते हैं उसको, तो 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र में कमी के कारण। ठीक है, अब होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है कि जैसे गुणसूत्र है ना वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, कैरियोटाइप, मतलब गुणसूत्रों की घटता क्रम या व्यवस्था कैरियोटाइप कहलाती है, मतलब कम हो रहा है, इनका क्रम घट रहा है, तो ये क्या होता है, कैरियोटाइप। तो ये था कुछ आनुवांशिक रोग जिनके बारे में हमने पढ़ा है। एक बार वापस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जो अपने आनुवांशिक रोग के बारे में आज पढ़ा है। 2 मिनट का टाइम और लगेगा जिसमें मैं आपको पूरा ये आनुवांशिक रोग वाला पूरा चैप्टर ही करवा दूंगा। आनुवांशिक रोग है, गुणसूत्र हमारे में कितने होते हैं, 46 होते हैं। गुणसूत्र 2 टाइप के होते हैं, एक तो जनन होता है, एक कायिक होता है। जनन में मेल में तो होता है XY, फीमेल में होता है XX, और कायिक में क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र में शरीर का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, लिंग का निर्माण होता है। अब आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, एक तो जनन गुणसूत्र में चेंज हो जाए या फिर इनकी संख्या बदल जाए तो रोग होता है, और दूसरा कायिक गुणसूत्र में भी सेम टू सेम यही होता है। तो इनके अंदर क्या हो रहा है, पहले एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन देख लेते हैं, फिर संख्या में परिवर्तन देखेंगे। तो एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से 2 रोग होते हैं, एक तो वर्णांधता होती है, दूसरा हीमोफीलिया होता है। वर्णांधता से RGB का पहचान नहीं होती है, इसमें कौन सेल की संख्या में कमी हो जाती है, और ये हमने देख लिए थे क्वेश्चन। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। वाई गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, अब जब वाई गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, हाइपरट्राइकोसिस और गंजापन। अब आ गया संख्या में परिवर्तन जनन गुणसूत्रों की, तो संख्या में परिवर्तन या तो बढ़ेगा गुणसूत्र या कम होगा। बढ़ेगा तो क्या होगा, कौन से रोग होंगे, और कम होगा तो कौन सा होगा। जैसे मैं क्या हो रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ तो बढ़ेगा ही, और मैं पीछे टर्न लेके पीछे जा रहा हूँ तो मतलब कम होगा। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र में कमी होती है, और बाकी सुपर फीमेल, सुपर मेल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र में वृद्धि होती है। ये अपन ने देख लिया। टर्नर सिंड्रोम के दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों, कोई सा भी टर्न ले सकता है पीछे, तो मेल और फीमेल दोनों में होता है। और क्लाइनफेल्टर सिर्फ मेल में होता है। अब कायिक गुणसूत्र पढ़ेंगे, इनकी संरचना में परिवर्तन देखते हैं। तो संरचना में परिवर्तन, सिक्कल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों रोग होते हैं। सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है, RBC का आकार हस्याकार हो जाता है, और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होने लगता है। अब कायिक गुणसूत्र की संख्या में कमी के कारण होने वाले रोग, तो कमी की वजह से होने वाले रोग एक तो होता है डाउन सिंड्रोम, पटाउट और एडवर्ड है, ये तो होता है गुणसूत्र में बढ़ोतरी होती है। और क्राइडू में क्या होता है, कमी होती है। तो देखो डाउन कब फील करता है, 21 साल का। पटाऊ मतलब तेरे को पटाऊ। एडवर्ड क्या हो गया, 18वें गुणसूत्र। क्राइडू मतलब 5वीं जोड़ी वाला, तो इसमें 5वीं जोड़ी वाले में तो कमी होती है, बाकी सब में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब इसमें तो 47 हो जाएंगे, इसमें 45 हो जाएंगे। डाउन सिंड्रोम की वजह से मंगोलियो की शक्ल होती है वैसी हो जाती है। पटाऊ सिंड्रोम में कटा फटा होठ हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में अंगुलियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और क्राइडू-चैट सिंड्रोम में बच्चे की रोने की आवाज़ बिल्ली के रोने के समान हो जाती है। कैरियोटाइप में मतलब क्या हो रहा है, गुणसूत्र का घटता क्रम कैरियोटाइप कहलाता है।
तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसके अंदर अपने पूरा रोग का कवर किया है, पूरा रोग इसमें कंप्लीट हो गया है। और ये आपको एलडीसी में भी हेल्प करेगा, स्टेनोग्राफर में हेल्प करेगा, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट और पशु परिचर, इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, जो अपने आज मैटर पढ़ा है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने आपको एक्सिस में ही पढ़ाया है। तो ये 2 वीडियो हैं, एक वीडियो था मेरा प्रीवियस, उसके अंदर हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप के बारे में, और ये पढ़ा है हमने रोग के बारे में। तो हमारा जो एलडीसी और स्टेनोग्राफर और इनमें दिया हुआ है टॉपिक नंबर 10, वो पूरा कवर हो रखा है। अब बचे हैं 9 टॉपिक और बचे हैं। इसी तरीके से मैं आपको 9 के 9 पूरे करवा दूंगा, और इनके मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, जो अपन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। आपकी तैयारी साइंस में मैं 1 नंबर की करवा दूंगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। पूरे में से पूरे क्वेश्चन आएंगे। आप बस इन वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए, और ये जो पीडीएफ है मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।